वेरी गुड मॉर्निंग। सिक्योर सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग मगध का विस्तार अभी पढ़ रहे हैं और उसी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले की क्लासों में जो पढ़ा उसमें सारे वंश को लगभग जो है मगध के विस्तार में पढ़ चुके हैं हम लोग। वृहदत्त वंश से लेकर के मौर्य वंश तक हम लोग पहुंच गए हैं पढ़ते पढ़ते, और मौर्य वंश में भी हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को प्रॉपरली पढ़ लिया है। और हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो महान सम्राट अशोक की चर्चा करेंगे कि अशोक आए कैसे, अशोक ने जो है क्या क्या किया, अशोक का योगदान जो है मगध साम्राज्य में कैसा रहा, और आज उनकी क्या जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सारी बातों पे हम लोग जो है गौर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अशोक जो है जब आते हैं, ठीक है, महान सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, ठीक है। ये जो अशोक की जब हम लोग बात करते हैं तो अशोक से पहले बिंदुसार, बिंदुसार की मृत्यु के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है 272 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो उनके बाद जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है और इनमें जो है उत्तराधिकार युद्ध में 4 वर्ष लग जाते हैं। 4 वर्ष लग जाते हैं प्रॉपरली। इन 4 वर्षों में युद्ध जो होता है, एक्चुअली इनका जो है शासनकाल अगर देखेंगे तो काउंट होता है 272 से ही, लेकिन वास्तविक रूप से जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो 269 ईसा पूर्व में बैठते हैं। कहीं कहीं 268 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जब जो है बैठने वाले होते हैं अशोक मगध की गद्दी पे, तो उस समय जो है ये अवंती के राज्यपाल, अवंती के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। अवंती के राज्यपाल होते हैं कौन? अशोक। और जो है तक्षशिला, तक्षशिला के जो राज्यपाल होते हैं, तक्षशिला में कौन होते हैं? सुसीम बैठे होते हैं, सुसीम होते हैं। प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो इन्हीं दोनों के बीच उत्तराधिकार का जो है युद्ध होता है। वैसे तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार या फिर सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार देखें तो जो है ये अपने जो है 99 भाइयों को मार करके अशोक गद्दी पे बैठते हैं, ऐसा कहा है, लिखा गया है उनमें। बट जो है अगर मेन प्रतिद्वंदता देखते हैं तो सुसीम और अशोक के बीच में होता है। सुसीम की हार होती है, ठीक है, अशोक विजयी होते हैं और गद्दी पे बैठते हैं 269 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। राज्याभिषेक होता है इनका। राज्याभिषेक होता है, ठीक है। ये तो यहाँ तक बात हो गई। अब इससे आगे अगर चलेंगे तो अशोक ने क्या क्या किया, ठीक है, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अशोक पूरे विश्व में जितने भी महानतम राजा हैं उनमें सर्वोपरि नाम जो है, सबसे पहले नाम आता है अशोक। उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीजें आती है अहिंसा की, ठीक है। क्योंकि ये जो है जब तक कलिंग पे आक्रमण नहीं किए थे, कलिंग का युद्ध नहीं लड़े थे, उससे पहले ये भेरी घोष यानी कि युद्ध नीति के बल पे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे। लेकिन कलिंग युद्ध जब होता है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष,
जब ये कलिंग पे अटैक करते हैं 261 ईसा पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में, तो यहाँ से इनकी नीति चेंज हो जाती है, यहाँ से इनकी नीति में परिवर्तन होता है और जो है सम्राट अशोक वेरी घोष की जगह पे भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष को अपनाते हैं, धम्म घोष को जगह देते हैं। यानी कि युद्ध नीति से हट करके अब ये जो है डिप्लोमेटिक यानी शांति वार्ता और जो है अपने धम्म नीति का प्रचार प्रसार करके ये सामाजिक विस्तार करना चाहते हैं। तो इनसे इनकी छवि जो है महानतम सम्राटों में आ जाती है और इतने महानतम सम्राटों में कि सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं ये पूरे विश्व में। अगर देखा जाए तो ये पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ इन्हीं का नाम आता है, सर्वोपरि सबसे ऊपर रहता है। ये जो है इनका देखा जाए तो जब तक जो है इनको, जब चंद्रगुप्त का हम अगर साम्राज्य देखते हैं तो चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था या बिंदुसार तक, चंद्रगुप्त जब जो है गद्दी पे बैठे थे उस समय प्रांतों की संख्या जो है, प्रांतों की संख्या 4 थी। लेकिन जैसे ही सम्राट अशोक आते हैं बिंदुसार तक 4 ही रहता है, ठीक है। जैसे ही सम्राट अशोक आते हैं तो प्रांतों की संख्या में वृद्धि होती है और ये 5 हो जाते हैं। तो ये पांचवा जो है कौन होता है, पांचवा कलिंग हो जाता है, कलिंग हो जाता है, जिनकी राजधानी तोसली होती है। अभी हम लोग आगे सब चर्चा करेंगे कि 4 कौन थे। तो ये जो है 5 प्रांत बन जाते हैं, 5वां प्रांत भी बन जाता है। तो अशोक के समय में कितने प्रांत थे, 5 प्रांत थे। उससे पहले कितने प्रांत थे मगध साम्राज्य में, तो 4 प्रांत थे। प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था। इन सब चीजों को भी ध्यान देना है, प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चलूं और आपको इसी में मैं दिखाऊं कि अशोक का साम्राज्य क्या था, तो अशोक यहाँ देखिए, ये है अशोक। जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य तक आता है तब ये नहीं होते हैं, ये पार्ट नहीं होता है। अगर इन पार्टों की बात करूं मैं तो ये वाला पार्ट जो है नहीं होता है अशोक, ठीक है। ये क्या है, ये कलिंग है, ये कलिंग है। इनकी राजधानी ये तोसली, ठीक है, बिल्कुल समुद्र तट पे, ठीक। तो अभी तक तो जो है 4 थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्य और पश्चिम, ठीक है। ये 4 थे। लेकिन जो है जब हम जो है देखते हैं कि अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय करती है, जैसे ही कलिंग की विजय होती है 5वां प्रांत बन जाता है और एक कलिंग होता है, ठीक है। अब इनको जो है प्रांतों को कौन देखते हैं, तो प्रांतों को देखने के लिए, प्रांतों को देखने के लिए राज्य परिवार के ही कुमार जो है राज्यपाल के रूप में वहां पे कार्य करते हैं। तो प्रांतों का मुखिया कौन होता है, प्रांतों का प्रांतपति बोल दीजिए या प्रमुख, प्रांतपति या फिर प्रमुख, ये कौन होते हैं, राज्य परिवार के ही होते हैं। कहाँ से आते हैं, राज परिवार से ही होते हैं, यानी राजकुमार होगा या कुमार हो, ठीक है, यही होते थे, राजपरिवार से आते थे। तो राजकुमार जो है प्रांतपति होते थे, ये कुमार कहलाते थे।
और इनके लिए जो है महामात्य, उनसे नीचे विषयपति, विषयपति से नीचे गोपा, गोपा से नीचे ग्रामणी, बहुत सारी चीज़ें जो है स्तर बाय स्तर, लेवल बाय लेवल, मतलब जितना नीचे चले जाएंगे शासन प्रशासन प्रणाली में उतने नीचे तक, सबसे नीचे पहुंच जाते थे। ठीक है, जब हम उनके प्रशासन की बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। उनके बाद आता है कि अशोक जो है, परिवर्तन जैसे ही होता है इनका कलिंग युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद जो हृदय परिवर्तन होता है और ये अहिंसा के जब ये अनुनय करते हैं, ठीक है, अनुयायी बनते हैं जैसे बौद्ध धर्म के, तो मौगलीपुत्तिस इनके प्रभाव में आकर के, मौगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर के या इनसे संवाद करके जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, दीक्षा ग्रहण करते हैं। अब ये हो जाते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। और बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बाद ये जो है 10वें वर्ष, कब? 10वें वर्ष ये कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ये गया जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गया जाते हैं। पूछा जाता है कि कब क्या चीज किया इन्होंने। अगर ये गया गए हैं तो वहां क्या करेंगे जाकर के? गया जाते हैं और जो आप आज देख रहे हैं बौद्ध गया में, ठीक है, बौद्ध गया जब जाते हैं ये, तो बौद्ध गया में आप देखेंगे कि बौद्ध मंदिर है। ठीक है, लेकिन मंदिर का निर्माण इन्होंने नहीं कराया है। मैं बता रहा हूँ कि बौद्ध मंदिर जो वहाँ पे है उनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। ये जाते हैं और वहाँ पे आपका जो है वज्रासन, वज्रासन में गौतम बुद्ध बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी मैं थोड़ा दूसरी साइड चल रहा हूँ, थोड़ा सा महाबोधि मंदिर की चर्चा कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि नहीं तो अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थापना ये वही करते हैं वज्रासन में गौतम बुद्ध की। उसके बाद जो है जब आगे और जो है आते हैं जैसे, ठीक है, तो बीच में शुंग वंश आते हैं, उसके बाद कुषाण आते हैं। ठीक है, तो कुषाण क्या करते हैं, इनके पीछे जो है वेदी बनवा देते हैं। ठीक है, वेदी बनवा देते हैं। इसके बाद मंदिर का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, के नवरत्न में एक थे अमर सिंह। अमर सिंह, इनके द्वारा महाबोधि मंदिर का निर्माण किया जाता है, भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्या चीज हुआ है। तो पहले सबसे पहले अशोक ने ही वज्रासन
वज्रासन में गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नवरत्न जो थे, नवरत्नों में एक अमर सिंह, उनके द्वारा जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया जाता है। ये चीज़ें तो हो गई। इसके बाद और अगर थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, वेदिका का निर्माण देखते हैं, तो ये वाला जो निर्माण है वेदिका का, ये कौन करवाता है? शुंग वंश के शासक। शुंग वंश के शासकों द्वारा किया जाता है। शासकों द्वारा वेदिका का निर्माण। वेदिका का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बातें हो गई। बहुत सारी चीज़ें और भी आती है कि प्रशासन कैसे चलता है, नहीं चलता है। तो थोड़ा सा और बौद्ध धर्म में आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्या करते हैं, महा आपका जो है महामात्य की नियुक्ति करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो सकें। ठीक है, महामात्य का जो है नियुक्ति होता है, महामात्य की नियुक्ति करते हैं ताकि वो बौद्ध का प्रचार प्रसार कर सके, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। यानी कि बौद्ध धर्म को सिर्फ इन्होंने अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने उन्हें संरक्षण दिया। संरक्षण देने से क्या हुआ कि सिर्फ जो है ना केवल भारत में, बल्कि भारत से बाहर अगर आप चले जाएं तो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, तिब्बत, इधर अफगानिस्तान तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने जो है बौद्ध भिक्षुओं को भेजा, महामात्यों को भेजा, ताकि इनका प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, लगभग अगर देखा जाए, अगर एशिया की बात करूं तो लगभग पूरे एशिया में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। उसी में अगर देखते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो सारनाथ की अगर बात करें, ठीक है, अशोक के सारनाथ की, सारनाथ का जो स्तंभ है, जो अशोक का स्तंभ है, वो किस आधार पे बनाया गया है, किस आधार पे कुछ किया गया है? तो उन्हीं की याद में, गौतम बुद्ध की ही याद में या उन्हीं के स्मरण में अशोक ने सारनाथ स्तंभ को बनवाया। और उसमें आप अगर गौर करेंगे तो 4 पशुओं का वर्णन मिलता है, उसमें झलक मिलता है, देखने को मिलता है स्तंभ पे 4 पशु। ठीक है, सिंह तो है ही, साथ में नीचे अगर देखते हैं तो और पशु मिलते हैं, जिसमें कि आपका जो है बैल है, घोड़ा है, ठीक है, हाथी है और सिंह है। अगर इनकी बात करूं तो ये आखिर क्यों आया है, अगर इनकी बात मैं चर्चा करूं तो ये क्यों आया है, वो भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अगर बैल को रखा गया, हाथी को रखा गया, तो क्यों रखा गया, अश्व को क्यों रखा गया, ठीक है, सिंह को क्यों रखा गया? तो सिंह तो आपको पता है कि सत्ता का प्रतीक है। ठीक, दूसरी चीज़ें, घोड़ा अगर देखते हैं तो गृह त्याग की होती है, हाथी को देखते हैं तो उनके जो है गर्भावस्था की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी कारण से उसे उसमें एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, यानी गौतम बुद्ध के बारे में उस स्तंभ में दर्शाया गया है, सारनाथ स्तंभ। ठीक, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो ये जो है महामात्य की नियुक्ति की अगर बात करते हैं, 10वें वर्ष में ये गया गए। ठीक है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष के बाद इन्होंने शिलालेख लिखवाना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें वो अपने धम्म नीति के बारे में जो है लिखवाया और उस नीति पे आगे बढ़ने के लिए जनता को जो है जागरूक किया। तो ध्यान देते जाइएगा कि कब से कैसे कैसे शिलालेख आए हैं। अगर पूछा जाए कि क्या अशोक का शिलालेख अशोक के राजगद्दी पे बैठने के तुरंत पश्चात जो है लिखवाना शुरू हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष के बाद ही जो है शिलालेख लिखे गए। ठीक, 13वें वर्ष में अगर देखते हैं तो और कुछ होता है। वहीं अगर हम आगे चलते हैं, 20वें वर्ष की बात करते हैं, तो 20वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 20वें में
20वें वर्ष में ये जाते हैं कहाँ पे? लुम्बिनी। लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। जन्म स्थान है किनका? जन्म स्थान है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। यहाँ जाते हैं और यहाँ पे करों को कम कर देते हैं, लेकिन कई सारी बुकों में लिखा मिलेगा आपको कि करों को माफ कर देते हैं। नहीं, ये एक कुशल प्रशासक थे। अशोक जो है यहीं से इनकी चतुराई दिखती है, यहीं से इनके प्रशासनिक कौशल की जो है परीक्षा होती है। और देखा जाता है कि आप जो है बौद्ध धर्म में इतना विलीन तो नहीं हो गए कि आप सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। तो नहीं, सर्वस्व इन्होंने अपना न्यौछावर किया है, लेकिन राज्य का नहीं। राज्य का इन्होंने क्या किया? पहले लिया जाता था 1/6 पार्ट कर, ठीक है, 1/6वां भाग, ठीक। तो 6वां भाग जब लिया जाता था पहले कर, इसको कम करके अब वो क्या कर दिए? इनको 1/8वां कर दिया, यानी कि 8वां हिस्सा कर दिया। 1/8वां भाग जो है कर को जो है अप्लाई कर, ठीक। इनको करने के बाद आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि अब जो है अशोक ने क्या किया। अशोक की अगर छवि को देखें तो अशोक की छवि सिर्फ इन्हीं से नहीं दिखती है, ठीक है, इन्हीं से सिर्फ नहीं दिखती है। जब आप आगे चलते हैं तो इनके स्तंभ लेख देखते हैं, ठीक है, इनके स्तंभ लेख देखते हैं, ठीक है, इनके शिलालेख देखते हैं, शिलालेख देखते हैं, इनके गुहालेख देखते हैं। तब आपको पता चलता है कि रियल में अशोक ने किया क्या था, ठीक है। अगर मैं स्तंभ लेख की बात करूं तो स्तंभ लेख में तो दे दिया गया सब चीज। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रशासकीय चीजें तो शिलालेख में लिखी गई है, लेकिन धम्म की ज्यादातर बातें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ये लघु शिलालेख में ज्यादातर वर्णित है। बृहद शिलालेख कितने हैं? तो देखें, तो बृहद शिलालेख की अगर बात करूं तो 14 बृहद शिलालेख है। ठीक है, 14 बृहद शिलालेख है। बृहद शिलालेख है। स्तंभ लेख की बात करूं तो स्तंभ कितने हैं? अशोक अगर बात करूं तो ये जो है मुख्य रूप से 7 है, ठीक है, अभी तक 7 प्रमाणित है, ठीक। उसके बाद गुहा लेख देखते हैं तो गुहा लेख में आपका जो है आ जाता है बराबर की पहाड़ी। देखेंगे बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बराबर की पहाड़ी, अगर मैं पूछूं बराबर की पहाड़ी कहाँ है तो आप लोग आंसर देंगे बिहार। लेकिन बिहार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिहार पूछेगा किस जिले में अवस्थित है ये, बता सकते हैं किस जिले में है? तो आप लोग सोचेंगे गया में है। नहीं सर, गया में था, लेकिन गया से अलग हो गई जहानाबाद। जहानाबाद। तो बराबर की पहाड़ी कहाँ है? जहानाबाद में। यहाँ पे गुफा है, कर्ण चौपर देख लें, लोमर्स देख लें, ठीक है। ये सब जो है गुहालेख उनमें वर्णित है। जब हम लोग जो है अलग से आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तब जो है हम लोग जो है इनकी विशेष चर्चा करेंगे, उनमें कहाँ कितनी गुफाएं हैं, कैसा चीज़ है, क्या क्या चीज़ है, वो चीज़ें वर्णन करेंगे। इन्होंने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद और अशोक ने क्या किया? ये सारी चीज़ें तो बुद्ध की उसमें हो गया कि चलिए ऐसे किया ऐसे किया। इन्होंने जो है अगर मैं देखूं, चलिए इसको बदल देते हैं, ठीक। जब ये आगे बढ़ते हैं विदिशा की ओर जब ये प्रस्थान करते हैं, ठीक है, विदिशा, ठीक है, जब ये विदिशा जाते हैं, जब ये विदिशा जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो है रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, ठीक। तो वहीं जो है वहाँ के श्रेष्ठी की पुत्री होती है देवी, ठीक है, इनसे इनका विवाह होता है।
इनसे इनका विवाह होता है और इन्हीं से जो है पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा प्राप्त होता है। ठीक है, संघमित्रा। और इन्हीं दोनों को ये जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेज देते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेज देते हैं। तब क्लियर हो गया। विदिशा जब जाते हैं तो वहाँ जो है ये रुकते हैं। उसके बाद वहाँ के श्रेष्ठी यानी व्यापारी उनकी पुत्री से, पुत्री का नाम क्या है? देवी। देवी से जो है विवाह करते हैं और महेंद्र और संघमित्रा बेटा और बेटी है दोनों। ठीक है, प्राप्त होते हैं। उन्हीं के ये बच्चे हैं और उसके बाद जो है इन्हीं दोनों को ये श्रीलंका भेजते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, महेंद्र और संघमित्रा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अशोक के, अगर पूछा जाए कि अशोक की कौन सी पत्नी से विवाह महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था, तो देवी। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? देवी कहाँ विदा हुआ है? विदिशा में हुआ है। चलिए, एक फैक्ट यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद अगर प्रशासन की बात करूँ, चाणक्य की बात करूँ या फिर जो है इंडिका में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की अगर बात करूं तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की नीतियों को ये आगे बढ़ाते हैं। राधा गुप्त इनके मंत्री होते हैं। कौन? राधा गुप्त इनके मंत्री होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो है क्या किया था? सपोर्ट किया था। इन्होंने ही सपोर्ट किया था राजा बनने में, तो इन्हीं को ये अपना मंत्री बनाएंगे। ठीक है, इन्हीं को मंत्री बनाया इन्होंने। ठीक, महामंत्री ये हैं। महामात्य बहुत सारे बनेंगे लेकिन महामंत्री यही है। इसके बाद आगे अगर जैसे जैसे पढ़ते हैं, ठीक, तो बौद्ध धर्म में जब से ये सारी चीजें हो जाती है तब जो है प्रशासन की अगर बात करें, चलिए अभी बौद्ध धर्म की थोड़ी सी और बात कर लूँ, इसे हटा ही दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग प्रशासन की बात करेंगे थोड़ा सा और आगे चल करके। बौद्ध की तृतीय संगीति, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति या बौद्ध, इसको ऐसे कर लीजिए, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति इन्हीं के काल में हुआ। किनके काल में? अशोक के काल में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। इनके अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे, इन्हीं की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का जो है, और इन्हीं में जो है अभिधम्म पिटक को लिखा गया। इनको अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक का अगर निर्माण पूछा जाए कि किस बौद्ध संगीति में हुआ, तो तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट चले आते हैं प्रशासन। प्रशासन में अगर मैं बात करूं, प्रशासन तो सबसे ऊपर तो है ही सम्राट बैठे हुए, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का सबसे मुख्य कौन होगा? तो सम्राट है, सम्राट। सर्वोच्च सत्ता इनके पास है, सम्राट के पास। सम्राट के नीचे साम्राज्य में 4 चक्र हैं। पहले तो 4 चक्र हैं। ठीक है, पहले 4 चक्र हैं।
ये चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही। आगे बढ़ते हैं, 5वां चक्र कौन हो जाता है? कलिंग हो जाता है। ठीक, ये अशोक के द्वारा बना। इसके आगे और अगर चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसके नीचे चक्र मतलब प्रांत, प्रांत का मतलब क्या हो गया? राज्य। ठीक है, चक्र बोला जाता था उसमें। प्रांत के नीचे विषय, विषय, इसके हेड जो है विषयपति हो गए। ठीक है, इसके नीचे कौन आते थे? गोपा। गोपा कौन होते थे? 10 गांवों के लीडर। ठीक है, 10 गांवों के देखता था गोपा। ठीक, इसके नीचे होते थे ग्राम। ठीक है, ये प्रशासन का जो है क्रम था कि कैसे कैसे प्रशासन होगा। उसके बाद इनके अगर उसमें देखें शासन काल में, इनके शासन काल में और अधिक अगर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ और चीजें भी आपको समझ में आती है। नगरीय प्रशासन की बात करें तो इसके लिए समितियां बनी हुई थी। नगरीय प्रशासन, अगर मैं नगरीय प्रशासन की बात करूं तो नगरीय प्रशासन के लिए क्या थी? नगरीय प्रशासन के लिए समितियां थी। और समितियां कितनी थी? समितियां कितनी थी? तो 6 समितियां थी। कितनी? 6 समितियां थी। आप ध्यान रखिएगा, सैनिक प्रशासन के लिए अलग था और नगरीय प्रशासन के लिए अलग था। ये भी चीजें आपको ध्यान देने वाली है। तो 6 समिति थी। अगर मैं प्रथम समिति की बात करूं तो प्रथम समिति जो है उद्योग और शिल्प से संबंधित थी। इसका देखरेख करती थी उद्योग एवं शिल्प। दूसरी समिति क्या थी? विदेशी राज्यों का लेखा जोखा देखते थे। दूसरी समिति विदेशी राज्यों का लेखा जोखा देखते थे। अगर मैं तीसरी समिति की बात करूं तो ये जनगणना कराते थे, जनगणना से संबंधित थे। ठीक है, ये जनगणना से समिति थी। और चौथी की अगर मैं बात करूं तो चौथा क्या करता था? व्यापार वाणिज्य को देखता था। व्यापार वाणिज्य को देखता था। और पांचवा जो है विक्रय व्यवस्था को देखता था। विक्रय व्यवस्था को देखता था। और छठा जो है आपका, छठा छठा विक्रय से ही संबंधित था और ये जो है विक्रय कर को देखता था। विक्रय कर को देखता था। क्लियर हो गया? जो नगरीय प्रशासन इस तरीके से था, पहला क्या करते थे? उद्योग एवं शिल्प को देखते थे। दूसरा जो है विदेशी राज्यों से संबंध कैसे बनाना है, क्या चीज़ है, उनकी देखभाल करते थे। यानी ये मान लीजिए कि राजदूत है, एम्बेसडर है, ठीक है, अलग अलग प्रांतों में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उनसे संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो है जनगणना देखते कितनी जनसंख्या है हमारी। तो याद कीजिए जनगणना उसी समय है, ये डिपार्टमेंट समितियां बनी हुई है जनगणना के लिए। कहते हैं भारत में जनगणना कब से स्टार्ट हुआ? तो आप कह सकते हैं एंशियंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, तो मौर्य प्रशासन में ही जनगणना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद चौथा बात करते हैं तो व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं। यानी कि उस समय व्यापार और वाणिज्य अपने जो है चरम स्तर पर पहुंच गई थी, तभी उनके लिए समितियां बनाई गई। अगर छोटे कोई काम होते हैं तो उनके लिए समिति नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे जो है समितियां बन रही है। यानी कि व्यापार और वाणिज्य बृहत स्तर पे कारोबार चल रहा है। विक्रय व्यवस्था के लिए अलग समिति बनाया गया और विक्रय कर के लिए अलग समिति बनाया गया। इन सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये तो हुई नगरीय प्रशासन की बात। अगर इसी में हम लोग जो है सैनिक प्रशासन की बात करें, अगर हम लोग इसी में सैनिक प्रशासन की बात करें तो मौर्यकालीन प्रशासन में सैन्य प्रशासन में क्या क्या चीज़ आता है? अगर देखें तो सैन्य प्रशासन में अगर
इंडिका को देखा जाए, अगर मैं इंडिका को देखता हूँ तो सैन्य प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो सैन्य प्रशासन में भैया इतने बड़े साम्राज्य के जो है आप मालिक हैं, तो सैन्य प्रशासन तो मजबूत होनी चाहिए। तो इनमें भी समितियां थी, इनमें भी समितियां थी। ध्यान रखिएगा। और इनमें जो है 5 समितियां थी, सॉरी 6 समितियां इनमें भी थी। कितनी समितियां थी? इनमें भी 6 समितियां थी। और हर एक समिति के अंदर 5-5 जो है हेड होते थे। ठीक है, तो टोटल हो गई कितनी? 30। टोटल कितनी हो गई? 30। टोटल 30 हो गए। ये याद रखिएगा कि 6 समितियां थी, उसके अंदर जो है 5 और थी, तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। इन चीज़ों को आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर जो है आप लोग को जो है समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद, अशोक को महान सम्राट क्यों कहा? अशोक महान सम्राट, अशोक को महान सम्राट माना जाता है। क्यों? जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल है, लगेगा कि महान है तो महान है, बट इसको ब्रीफ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसको ब्रीफ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसके पक्ष में भी तर्क होंगे, इसके विपक्ष में भी तर्क होंगे। जैसे ही आप पक्ष में तर्क दीजिएगा, तुरंत विपक्ष जो है विपक्ष में तर्क देकर के तैयार हो जाएंगे। महान सम्राट कैसे, अब महान सम्राट क्यों नहीं? दोनों क्वेश्चन है तो कैसे, नहीं है तो कैसे? जब इन पे हम चर्चा करते हैं तो नहीं के पक्ष में जब आप आते हैं, सबसे पहले नहीं है क्यों? प्रारंभिक अवस्था में आप देखेंगे कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो इन पे आरोप लगता है ये जो है अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पे बैठते हैं, मार कर गद्दी अर्जित करते हैं। तो भातृ हत्या का क्या लगा? इन पे दोष सिद्ध होता है। ठीक है, भ्रातृ हत्या का आरोप लगाते हैं इन पे, आरोप। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात, भारी रक्तपात, यही दो काफी होता है इनको जो है महान सम्राट नहीं कहने के लिए। इनको महान सम्राट नहीं कहने के लिए यही दो आरोप काफी होता है। जब इन आरोपों की बात होती है, इनमें तो चलिए कि हाँ प्रशासन सही से नहीं चल रहा था इसके लिए, लेकिन यहाँ तो आप जो है क्षेत्र अर्जित करने के लिए गए थे, यहाँ तो आप क्षेत्र अर्जित करने के लिए गए थे। इतना भारी नरसंहार हुआ था, इतना भारी रक्तपात हुआ था कि 50,000 लोग, 50,000 लोग जो है बंदी बना करके निर्वासित कर दिए गए थे। बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे, निर्वासित कर दिए गए थे। और 1 लाख से
अधिक जाने गई थी, यानी 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी मौत के घाट उतार दिए गए थे। जब इतने लोगों का आप रक्तपात करेंगे एक युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा, तो आप महान सम्राट कैसे हुए? आप रोक भी सकते थे युद्ध को। ज़रूरी था कि कलिंग चाहिए ही चाहिए? हाँ, कलिंग चाहिए था। कलिंग क्यों चाहिए था? ये भारत है, यहाँ तक इनका साम्राज्य है, ये बीच में नहीं है, ये पूरा ताम्रलिप्ति बंगाल तक है ही। इधर से अगर देखा जाए तो ये वाला साम्राज्य है पूरा इनका, ये मगध साम्राज्य हो गया पूरा, और ये कलिंग हो गया, ये कलिंग हो गया। अब जो है यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ से व्यापार आगे जा रहा है श्रीलंका की ओर, यहाँ आगे जा रहा है व्यापार श्रीलंका की ओर, ठीक है। लेकिन जो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, यहाँ से हमको यहाँ आना है, ये कलिंग बीच में बाधा है, नहीं जाने देगा। यहाँ चुंगी मांग रहा है, इधर से जाओगे तो देना ही पड़ेगा कर। कह रहा है अच्छा, बस अटैक कर दिए। तो सिर्फ व्यापार के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपनी लालसा को बढ़ाने के लिए आपने कलिंग में इतना बड़ा जो है रक्तपात कर दिया। तो यहाँ से तो हो जाता है कि नहीं क्यों, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब महान क्यों, ठीक है। अगर जो है महान क्यों की अगर बात करते हैं, महान क्यों, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो महान के तर्क में तो बहुत सारे तर्क आप भी दे देंगे। महान के तर्क अगर देखते हैं तो महान के लिए आप भी बहुत सारे तर्क दे देते हैं। सबसे पहला क्या है, जब आप इनके शिलालेख को देखते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। प्रथम शिलालेख की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है सीधा सीधा जो है पशु बलि पे रोक लगा देते हैं, यानी कि अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। अहिंसा की बात करते हैं प्रथम शिलालेख। दूसरे शिलालेख में ये हॉस्पिटल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं। अब जो है यहाँ पे अगर 14वें शिलालेख देखें तो 14वें शिलालेख में ये जो है सीधा सीधा कह देते हैं कि प्रजा हमारी संतान है। यानी प्रजा सर्वस्व है, अब प्रजा के लिए हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। सारे शिलालेखों में आप देखेंगे तो यही चर्चा होती है, सिर्फ 13वें छोड़ दीजिए, 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं। ये ऐसा परिवर्तन कब होता है, जब कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध से जो है इतने रक्तपात होने के बावजूद बाद जो है इनका जो है हृदय परिवर्तन होता है और ये जो है अहिंसा को अपनाते हैं। उसके बाद अपने धर्म नीति का पालन करते हैं और जो है ये वेरी घोष की जगह जो है शांति घोष की ओर बढ़ते हैं, शांति का प्रचार प्रसार करते हैं और पूरे एशिया में जो है बौद्ध धर्म को ले जाते हैं। उनके लिए जो है ये महामात्य की नियुक्ति करते हैं और भी सारी चीज़ें करते हैं। इसके साथ साथ ही प्रजा के लिए महामात्य को, अपने मंत्रियों को या महामात्य को ये क्या करते हैं, कहते हैं कि आप जो है हमेशा, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी आप जो है सेवा भाव से प्रजा के लिए उपस्थित रहें, कहीं भी रहें, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, ये सारी बातें करते हैं। तो जब ये जो है बौद्ध धर्म का अनुपालन कर लेते हैं तब ये सारी चीज़ें होती हैं और एक समय ऐसा आता है कि इस लेवल पे पहुंच जाता है ये सारी चीज़ें कि उनके साम्राज्य में कोई भी जो है इस तरह से नहीं होता है कि राज्य के द्वारा सताया गया, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ से ये होता है महान सम्राट और दूसरों पे अटैक करने के जो है आक्रामक जो नीति है, युद्ध नीति है, वो छोड़ देते हैं और सांस्कृतिक संवाद स्थापित करते हैं दूसरी जगह से। चाहे वो जो है आप चले जाएं
पश्चिम एशिया की बात करें या उत्तर एशिया की बात करें या फिर आप जो है दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, सब जगह जो है ये चाहते तो और साम्राज्य विस्तार कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो है वहीं पे रोक दिया। जबकि सिकंदर जो है हार करके वापस आया था, बट अशोक के साथ ऐसा नहीं था। अशोक खुद ही परिवर्तित कर लिए। अशोक कभी हारा नहीं, अशोक ने तो कलिंग को जीत लिया युद्ध में ही, रक्तपात उतना कर दिया, उसके बाद युद्ध भी रुका नहीं, जीत ही लिया उसे। तो ऐसा नहीं था कि ये जो है वापस चले आए या इनकी सेना वापस हो गई, जैसे कि ब्यास नदी के तट के किनारे से जो है सिकंदर की सेना वापस हो गई। किनको देख करके? धनानंद की से जो है विशाल सेना को देख कर कि इसको पार करके हम नहीं जा सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, उनकी जो है उनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद वो रुक गए। लेकिन जो है अशोक के साथ ऐसी बातें नहीं थी। अशोक स्वयं से परिवर्तित हुआ और जो है युद्ध नीति का त्याग कर दिया। इसी कारण से सम्राट अशोक को महान सम्राट कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे जब जो है हम लोग अलग से आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की, तो हम लोग जो है डीप में और सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी अशोक की कहानी। ठीक है, अब जो है अगला जो वंश पढ़ेंगे हम लोग, अगला वंश पढ़ेंगे हम लोग शुंग वंश। तो जब शुंग वंश पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और फ्रेम कर देता हूँ आपको कि अशोक के बाद या उत्तर अशोक अगर बोलें, ठीक, तो कहीं जो है अगर देखा जाए सिंहली अनुश्रुत या फिर बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, तो कहीं में मिलेगा आपको कि 10 शासकों ने 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो कहीं एक लिखा मिलेगा तो कहीं 9 लिखा मिलेगा। ठीक है, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग चीजें दिखाई देगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट दिखाई देगी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो वृहदत्त है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त है। मौर्य वंश का मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त है। यहाँ से आप लोग अलग कर लीजिएगा। एक स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग मगध में कि जो है प्रथम वंश वृहदत्त वंश था, लेकिन यहाँ पे अंतिम शासक वृहदत्त हो रहा है। कौन हो रहा है? अंतिम शासक वृहदत्त हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये अंतिम शासक जो है वृहदत्त है मौर्य वंश। और पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की जाती है इनके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जो है मौर्य को पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है शुंग वंश की ओर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुंग वंश को जो है जब हम लोग पढ़ेंगे तो छोटे छोटे वंश हैं, उसके बाद शुंग वंश है, कर्ण वंश है, फिर कुषाण आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है थोड़ा जल्दी जल्दी में खींचेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। उससे क्या होगा, आप ही का जो है समय नष्ट होगा। तो हम लोग जो है सीधा सीधा अब चलते हैं अगले क्लासेस पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यही छोड़ देते हैं आपको। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है मगध पूरा पूरा मौर्य वंश का जो है अंतिम विस्तार यहीं तक होता है। अगर विस्तार की चर्चा करते हैं, विस्तार की चर्चा करेंगे तो अशोक के बाद विस्तार नहीं होता है। अशोक के बाद जब अशोक के सक्सेसर आते हैं, उत्तराधिकारी आते हैं, तो ये पूरा मगध 2 पार्टों में बट जाता है। ठीक है, प्राच्य और पश्चिम। ठीक है, ये बढ़ जाता है। यहाँ पे पश्चिम में कुणाल करते हैं और यहाँ पे दशरथ शासन करते हैं। फिर इधर जो है 170 ईस्वी के आसपास जो है आपका जो है मौर्य वंश का शासन खत्म हो जाता है, बट इधर चलते रहता है और ये लगभग 50 वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया जाता है। चलिए आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।